हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बॉटनी सब्सिडरी विषय का असाइनमेंट प्रश्न जो दिया गया है। इसके एक क्वेश्चन का आंसर देना है, उसके एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ था स्पष्ट कि 2500 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हैं, तो ये 75 नंबर का है। आप सोच देख रहे हैं कि कैसे इसका आंसर देना है। तो इसमें 5 नंबर में भी कहा गया है कि 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें से 5 में पहला है कि इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स ऑफ बिहार, जिसको हम टच करेंगे कि बिहार का जो भोजन वाला फसल कौन कौन सा है उसके बारे में बताना। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सी नंबर, नेचर, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम का क्या नेचर होता है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज है, गुण है वो। और तीसरा नंबर क्वेश्चन ई नंबर देखेंगे, वर्नालाइजेशन एंड फोटो पीरियोडिज्म का। तो इन तीनों क्वेश्चन पर चलते हैं आगे इसके आंसर की ओर। आंसर पर जाने के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी चैनल पर पहली बार आया है कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम सूचना यहाँ पर दें, आंसर बताएं या कई तरह की यूनिवर्सिटी कॉलेज का सूचना होता है तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इसमें भी प्रेफरेंस चाहते हैं तो चैनल के आगे ज्वाइन बटन होगा, ज्वाइन पर क्लिक करके कुछ पेमेंट है, उसमें 3 तरह के मेंबरशिप है, उसको भी आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं पहला जो कि फूड क्रॉप है। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो एग्रीकल्चर ऑफ बिहार लिखा हुआ है। ये यहाँ पर बिहार की कृषि से संबंधित है, इसी में खेती गृहस्थी में ही भोजन का, फूड का बात होगा। बिहार का इम्पोर्टेंस क्या है ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बिहार लाइज इन द रिवर प्लेन्स ऑफ द बेसिन ऑफ रिवर गंगा। गंगा के बेसिन में जो है ये बिहार पाया जाता है, यानी गंगा के दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि बिहार के बीचों बीच गंगा गुजरी है, दोनों तरफ इसका बेसिन है और मिट्टी भी उसके द्वारा फैलाया गया है, बहुत उपजाऊ भूमि होता है। तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं इट इज़ एंडोड विथ फर्टाइल एलुवियल सॉइल, ग्राउंड वाटर रिसोर्स, पानी का सोर्स हमेशा रहता है ग्राउंड वाटर में। दिस मेक्स द एग्रीकल्चर ऑफ बिहार रिच एंड डाइवर्स। राइस, व्हीट एंड मेज आर द मेजर सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स जो अन्न हैं वो 3 हैं, राइस, व्हीट और मेज। अरहर, उड़द, मूंग, ग्राम, पीट, लेंटिल्स एंड खेसारियाज आर सम ऑफ द पल्सेस कल्टिवेटेड इन बिहार। ये दाल है, पहले भोजन था, मुख्य भोजन जिसको कहते हैं, और ये फिर दाल है। और उसके बाद जो है बिहार इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स। सब्जी उगाने के लिए जो है ये बड़ा और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। व्हिच इज़ डोमिनेटेड बाय, जिसमें से डोमिनेटेड कौन कौन सी सब्जियां हैं, तो पोटैटो, ओनियन, एग प्लांट एंड कॉलीफ्लावर। इन फ्रूट कल्टीवेशन, और फल उत्पादन में इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची। लीची का बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर उत्पादन होता है। एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाइनएप्पल, और पाइनएप्पल के रूप मामले में ये तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। एज वेल एज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, बनाना, गाभा, शुगर कैन एंड जूट। गाभा, ठीक है, गाभा तक यहाँ पर और भी फल होता है, मैंगो, बनाना और गाभा। और शुगर कैन और जूट जो है 2 मेजर कैश क्रॉप्स ऑफ बिहार है। तो ये क्रॉप के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन डिटेल्स उसका दिया गया है। क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ का कैसा है, द नेट सॉन एरिया इन बिहार इज 60% ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया। जितना भी भूमि का भाग है उसमें से 60% में उपज होता है, बोया जाता है। दिस परसेंटेज इज मच हायर देन द ऑल इंडिया एवरेज ऑफ 42%। भारत में पूरे देश भर में जो है मात्र 42% उपजाऊ भूमि है,
लेकिन बिहार में ये 60% है, यानी यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में खेती वाला लायक ज़मीन है। सच ए हाई परसेंटेज ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज पॉसिबल फॉर 2 रीजन। ये 2 कारण से इतना हाई परसेंटेज है। क्यों? पहला है मोस्ट ऑफ बिहार इज प्लेन एरिया सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पर पहाड़ी इलाका ज़्यादा नहीं है, प्लेन एरिया है, उबड़ खाबड़ नहीं है, एक लेवल में है, जिसके कारण सिंचाई की सुविधा यहाँ पर हो जाती है। और दूसरा है कारण सेकेंड, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैड बीन कन्वर्टेड इनटू फार्म लैंड ड्यूरिंग द लास्ट 2000 ईयर्स। 2000 साल के भीतर में जितने भी जंगल थे वो कट कट करके लगभग जो वो खेती वाला क्षेत्र बन गया है, खेत बन गया है। करेंटली लैंड अंडर फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट्स ओनली 6% ऑफ द एरिया। अभी वर्तमान में 6% भाग पर ही फॉरेस्ट है। साउथ बिहार इज ए प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल सेंटर वाइल नॉर्थ बिहार इज हिंडर्ड बाय इट्स फ्लड एंड ड्राउट प्रोन ज्योग्राफी। साउथ बिहार में, दक्षिण बिहार में खेती गृहस्थी अच्छा होता है, यही सेंटरमैन है। उत्तरी बिहार में बाढ़ और सूखा के कारण थोड़ा वहाँ पर दिक्कत होता है। इन द साउथ द आहर पाइन सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ लॉन्ग बीन यूज टू कल्टिवेट क्रॉप। इसमें आहर पाइन, ये नहर वगैरह जो है, इसकी बहुत बड़ी जाल बिछाई गई है, हर खेतों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, और उस नहर के कारण परसेंटेज ज़्यादा है खेती गृहस्थी होने का। फिर फूड ग्रेन जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे क्या क्या है। राइस इज कल्टिवेटेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। चावल जो है ये पूरे हर ज़िले में होता है। ऑटम राइस, अघनी राइस, समर राइस आर 3 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस ग्रोन एट 3 डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर। समय, अलग अलग समय में 3 प्रकार के राइस यहाँ पर होते हैं। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस इज अराउंड 5 मिलियन टन्स ईच ईयर। फिर है इसी तरह से सम 5 decade बैक व्हीट कल्टीवेशन वाज वेरी रिस्ट्रिक्टेड टू वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। पहले सिर्फ पश्चिमी बिहार में होता था व्हीट का। आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेस व्हीट वाज प्लांटेड बाय बिहारी फार्मर्स ऑन ए लार्जर स्केल। फिर बाद में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 70 के दशक में, तो उसके बाद यहाँ पर गेहूं का बहुत बड़ा क्षेत्र में लोग खेती करने लगा। एंड व्हीट नाउ ऑक्युपाइज द स्टेटस ऑफ मेजर क्रॉप्स ऑफ द रबी सीजन। रबी सीजन जो स्प्रिंग सीजन होता है, उस समय मुख्य जो फसल है वो गेहूं बन गया है। द एवरेज एनुअल व्हीट प्रोडक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली 4 to 4.5 मिलियन टन्स। इतना अभी हो रहा है गेहूँ। मेज इज ऑल्सो कल्टिवेटेड। मक्का, भुट्टा जिसको कहते हैं, ये भी कल्टिवेट होता है यहाँ पे विद एन एवरेज एनुअल प्रोडक्शन लेवल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन टन्स एंड ए स्टडी पॉजिटिव ट्रेंड इन प्रोडक्शन। और ये बढ़ ही रहा है। उस तरह से उत्तरी भारत में देखेंगे, जहाँ बाढ़ का सीजन रहता है, वहाँ पर इस मक्का की खेती ज़्यादा होता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट्स आर खगड़िया एंड सहरसा, और ये उत्तरी बिहार में ही है। पल्सेस सच एज मूंग, अरहर, पीज एंड खेसारी आर ग्रोन मोर इन साउदर्न देन इन नॉर्दर्न। ये दक्षिणी बिहार में ज़्यादा होता है नॉर्दर्न के अपेक्षा। द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट्स आर पटना, भोजपुर, औरंगाबाद एंड नालंदा। तो फूड ग्रेन्स के बारे में हो गया। फिर फ्रूटी कल्चर है। फ्रूटी कल्चर में क्या होता है, बिहार जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बिहार फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन कंट्री। फ्रूटी कल्चर में फ्रूट के बारे में बताया जाएगा कि यहाँ पर फ्रूट का ज़्यादा उत्पादन होता है। फिर ये लीची प्रोडक्शन है, मखाना है, तो इसको हम पूरा पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत समय लगेगा इसको पढ़ने में, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इन फ्रूट कल्टीवेशन में पाइनएप्पल थर्ड है, फिर मैंगो है, बनाना है, गावा है। कुछ किसान जो है इसको व्यावसायिक रूप में भी खेती करते हैं। और ड्रैगन फ्रूट,
और कोरिजेंडम वन ऑफ द वर्ल्ड कॉस्टिएस्ट क्रॉप जो है यहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है। कुछ लोग जो कुछ किसान हैं वो महंगा खेती भी करते हैं, मैक्सिमम लोग जनरल खेती करते हैं। ये फ्रूटिकल्चर हो गया। उसी तरह से जो है भेगा कल्चर हो गया, वेजिटेबल से संबंधित। वेजिटेबल्स में यहाँ पर पोटैटो, ओनियन, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजाल ये सब होता है। हाजीपुर जो वैशाली में है वो कॉलीफ्लावर्स के लिए फेमस है और शुरू में ही वो पहुंचा देता है मार्केट में, लास्ट वीक ऑफ सितंबर में। प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल इज वेल डिस्पर्स्ड ओवर द डिस्ट्रिक्ट, पूरे ज़िला में वो फैला हुआ है अच्छी तरह से, विद ए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन इन सम पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट अपार्ट फ्रॉम पटना एंड नालंदा where vegetable production is quite extensive. The other districts with high shares in total vegetable production are, और भी कौन कौन ज़िला है यहाँ पे, तो वैशाली, मुजफ्फरपुर, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, कटिहार, बेगूसराय, इस सब जगह पे सब्जियाँ ज़्यादा उगाई जाती है। स्टैटिस्टिक में देख सकते हैं कि मेज अकाउंट जो है करता है 1.5 मिलियन, कंट्री में 10% इसका हिस्सेदारी है। शुगर कैन जो है 13 मिलियन मेट्रिक टन। फिर लीची है उसी तरह से 0.28 मिलियन, कंट्रीब्यूशन इसका 71% है नेशनल प्रोडक्शन में। मखाना भी जो है बहुत कम है यहाँ पर 0.003 मिलियन, लेकिन इस 85% जो है यहीं से होता है। मैंगो इज 1.4 मिलियन। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राज्य में कितना उत्पादन होता है और देश में उसका क्या स्थान है, यहाँ पर डाटा दिया गया है। तो इसको आप देखते जाएं। बिहार में देखें, द स्टेट हैज़ इतना मिलियन हेक्टेयर ऑफ कल्टिवेटेड एरिया, यहाँ पे 5.71 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन खेती लायक है, ऑफ विच 3.43 मिलियन हेक्टेयर हैज़ एश्योर्ड इरिगेशन, यहाँ पर पूरी तरह से निश्चित रूप से सिंचाई की व्यवस्था है लगभग 61% पर। द सॉइल आर डीप एलुवियल बट सफ़र ड्यू टू सैलिनिटी, अल्कलिनिटी एंड न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी ऑफ सल्फर, बोरॉन एंड जिंक। कहीं कहीं इस खनिज लवण का भी दिक्कत होता है, मिट्टी में कमी होता है, खारीपन के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कहीं कहीं, लेकिन फिर भी उपज अच्छा है। अकेजनल फ्लडिंग एंड इम्परफेक्ट ड्रेनेज अफेक्ट क्रॉप ग्रोथ, और कहीं कहीं जो है बाढ़ के कारण और पूरी तरह से पानी अच्छी तरह से नहीं निकासी हो पाने के कारण भी ग्रोथ पर अफेक्ट डालता है। राइस, व्हीट एंड विंटर मेज आर प्रीडोमिनेंट क्रॉप्स ऑफ द स्टेट, ये 3 फसल जो है यहाँ पर मुख्य रूप से ज़्यादा होता है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन द स्टेट इज लेस देन द नेशनल एवरेज, यहाँ पर लेकिन फसल का और जो फसल है वो नेशनल लेवल से कम उपज होता है यहाँ पे। द टोटल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इज 7.7 मिलियन टन्स। सजेस्टेड इन्वेंशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट फॉर एग्रीकल्चर इन द स्टेट आर एज फॉलोज, इन्होंने जो है कुछ इंटरवेंशंस किया है सजेशन के रूप में। साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऑन 0.5 मिलियन हेक्टेयर टू प्रोड्यूस एडिशनल 2.6 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन, ये सब कुछ संस्था के द्वारा दिया गया है और काम किया गया है, वो नीचे में डाटा दिया गया है, पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे राइस का क्या क्या स्थिति है वो आप यहाँ पे देखेंगे, इसके कुछ वैरायटी भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अबाउट जो है 3.2 मिलियन हेक्टेयर अंडर राइस कल्टीवेशन होता है। तो यहाँ पे ज़मीन को ही देख करके बताया जा रहा है, पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर दूसरा मुख्य भोजन यहाँ पर व्हीट है, व्हीट को भी देख रहे हैं, इसका डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है। नीचे सबसे लास्ट में इसके वैराइटीज़ को दिखाया गया, उसके अलग अलग नाम हैं। फिर चलते हैं तीसरे मुख्य फूड पर। अब मुख्य वो तो हो गया
2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। इंडिया में से 70% लगभग 2/3 लोग खेती में अभी भी एंगेज्ड है। इट इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री। इंडिया इज geographically a vast country, so it has various food and non-food crops which are cultivated in 3 main cropping season। 3 सीजन में यहाँ पर खेती मुख्य रूप से होता है, रबी, खरीफ एंड जायद। मेजर क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, 2 तरह से यहाँ पर मुख्य फसल को बांटा जा सकता है, फूड क्रॉप में और कैश क्रॉप में। फूड क्रॉप में राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस आता है। कैश क्रॉप में आता है शुगर कैन, ऑयल सीड, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट, ये सब कैश क्रॉप कहलाता है। क्रॉपिंग सीजन जो यहाँ पर है, आप सीजन को देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं। 3 सीजन अभी हम लोगों ने देखा, रबी, खरीफ और जायद। इसको आप इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। सीरियल नंबर 3 हो गया, 1 2 3। फिर क्रॉपिंग सीजन रबी, खरीफ और जायद। टाइम पीरियड कब से कब होता है, सौन का अक्टूबर टू दिसंबर, और हार्वेस्टेड होता है अप्रैल से जून में। क्रॉप कौन कौन सा फसल है यहाँ पे और किस किस स्टेट में होता है, ये नेशनल लेवल का चीज़ दिया गया यहाँ पर, तो हमने उसको दिखाने का प्रयास किया। ये सिर्फ बिहार से संबंधित नहीं है, लेकिन इस सीज़न में बिहार में भी खेती होती है। बहुत बड़ा स्थान नहीं भी होता है तो भी यहाँ पर खेती होती है। तो ये हो गया इसका डिटेल्स जो मौसम वाइज यहाँ पर होता है। हमारे भारत में कौन कौन मौसम में कौन कौन से फसल को उगाया जाता है, वो मौसम कब से कब तक होता है, उसको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। फिर आगे चलते हैं। मेजर फूड क्रॉप्स, राइस है। राइस को उपजाने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, ये भी जानना आवश्यक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। टेम्परेचर कितना चाहिए राइस के लिए, 22 से 32 डिग्री सेल्सियस विद हाई ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए, इसलिए खेत में पानी का थोड़ा सा लेयर बना के रखना पड़ता है। रेनफॉल, वर्षा जो चाहिए 150 से 300 सेंटीमीटर चाहिए। सॉइल टाइप, सब कुछ इसमें कंडीशन दिया हुआ है। इसको आप स्पष्ट रूप से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल है ये। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस जो है इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया का ये डाटा है। आप ये लिख भी सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, इसमें जो भी डिटेल्स है तो इसको कम से कम इतना तो ज़रूर दीजिएगा। टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल टाइप ये दे दीजिएगा। और यहाँ पर जो है यहाँ तक आप यहाँ तक रख सकते हैं, ये अनिवार्य है। इसके आगे आपकी इच्छा वो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इतना जो है वो राइस के लिए आवश्यक चीज़ है। इसके बाद जो बात हुआ है वो जरूरी नहीं है कि आपको लिखना हो। फिर उसी तरह से व्हीट के बारे में चलेंगे, तो व्हीट में भी इंडिया के बाद जहाँ आती है उसको आप छोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ तक आप छोड़ दीजिए, लेकिन इतना सा लिख लेते हैं तो काम हो जाता है। चूँकि क्वेश्चन बिहार से जुड़ा हुआ है तो व्हीट का कंडीशन क्या क्या है, टेम्परेचर कितना चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए, सॉइल कैसा चाहिए, और कौन कौन से अदर स्टेट भी हैं, हमारा बिहार का स्थान है कि नहीं इसमें, ये यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसी तरह से है ये एडिशनल जानकारी है। इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। इसी तरह से है मिलेट्स है, इसका आप देखिए, इसका भी उसी तरह से यहाँ तक लिखना अनिवार्य है। टेम्परेचर कितना चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए, इसमें कम चाहिए, और सॉइल कैसा चाहिए, फिर इसमें क्या क्या है वो सारा यहाँ पर आपको डिटेल्स दिया हुआ है। इसको आप टेबल के रूप में बना सकते हैं। फिर आगे जो ये सब दिया हुआ है इसको आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं।
इसको लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा इतना सा। ये उसमें उसके बारे में विशेष रूप से बताया गया है, तो इसमें क्षेत्र विशेष से मतलब नहीं है, इसलिए इसको लिखना चाहिए। फिर मेज है, मेज का भी यहाँ पर आपको डिटेल्स देना चाहिए, इसमें पूरा लिख दीजिएगा। ये डिटेल्स आपके लिए आवश्यक है, इसमें कुछ भी छांटने के लायक नहीं है, सारा कुछ मेज में आ जाएगा। पल्सेस, पल्सेस तक बात देखिए। अब फूड में था तो इसको छोड़ भी सकते हैं, और क्वेश्चन चूँकि बड़ा करना है तो इसको लिख दीजिएगा, तो कोई नुकसान नहीं है। पल्सेस भी हमारा आइटम है, खाने के लिए ये काम आता है। पल्सेस के लिए कितना टेम्परेचर वगैरह चाहिए वो आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, 20 से 27। रेनफॉल बहुत ही कम चाहिए, सैंडी लोमी सॉइल होता है तो और अच्छा होता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। यहाँ उपज भी ढेर होता है और खपत भी ज़्यादा होता है। फिर चलते हैं बिहार। गंगा यहाँ पर मेन रिवर है। बिहार इज ए फॉरेस्ट डिफिशियंट स्टेट विद टोटल फॉरेस्ट कवर जो है यहाँ पर 7.76 है। साल जो है फॉरेस्ट आर फाउंड थ्रू आउट द स्टेट, यहाँ पर साल का पेड़ पूरा बिहार में फैला हुआ है। वो जरूरी नहीं था, उसको छोड़ भी सकते हैं। सी नंबर जो दूसरा नंबर आंसर है वो एंजाइम से संबंधित है, उसका नेचर वगैरह लिखना है। तो एंजाइम का यहाँ पर दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स और प्रॉपर्टीज, नेचर। तो इसको देखते हैं, पैराग्राफ करके चलते जाएंगे। इंट्रोडक्शन में चलेगा एंजाइम का, ये एंजाइम्स क्या है, बायोकैटलिस्ट है आप, और ये प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, एमिनो एसिड से बना होता है, इसलिए प्रोटीनस नेचर लिखा हुआ है। कई तरह के इसमें गुण हैं, अभी हम पढ़ाना नहीं हमको, इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं बोलेंगे। फिर आगे देख लीजिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम का क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है, वो यहाँ पे देख रहे हैं। एंजाइम का प्रॉपर्टीज आप तीन तरह से किसी भी चीज़ का प्रॉपर्टीज या गुण देखते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो यहाँ पर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले दिख जाए। कोलॉइड होता है और डिस्ट्रॉयड और इनएक्टिवेटेड एट द टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसके आगे फिर चलते हैं। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में वन बाय वन करके देखते जाइए। देयर आर टू मेन केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज और स्पेसिफिक एंजाइम, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। ये दो प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टी, छोटा करें तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं जनरल प्रॉपर्टी। एंजाइम का क्या काम है नहीं है वो सब चीज़ बताया गया है। वीडियो पॉज करके आप लिखें, फिर आगे बढ़ जाएं। फिर चलते हैं नेक्स्ट, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम का नेचर क्या होता है, केमिकल नेचर, थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है। यहाँ पे रुक गए, आप यहाँ पे देख रहे हैं
कि किस तरह का ये फैक्टर का काम करता है। को फैक्टर भी इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि NADP, NAD, FAD, ये सब है। इसी के साथ अब ये ख़त्म हुआ। तीसरा नंबर जो ऑप्शन है वो बर्नलाइजेशन और फोटो पीरियोडिज्म है। तो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। बर्नलाइजेशन क्या है? ई नंबर ऑप्शन था ये। बर्नलाइजेशन जो है ये बर्नस लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग होता है स्प्रिंग इज द इंडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्लावरिंग प्रोसेस ऑफ एक्सपोजर टू द प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड ऑफ विंटर और बाय एन आर्टिफिशियल इक्विवेलेंट। बर्नलाइजेशन जो है वो फ्लावरिंग होने के पहले का जो ठंडा वाला इस समय होता है, जैसे कि सुबह में फूल होता है तो रात का जो समय है वो बर्नलाइजेशन प्रोसेस है। आफ्टर बर्नलाइजेशन प्लांट्स हैव एक्वायर्ड द एबिलिटी टू फ्लावर, उसमें वो एबिलिटी एक्वायर कर लेता है कि हमको फ्लावर अब होना है। बट दे मे रिक्वायर एडिशनल सीजनल क्यूज और वीक्स ऑफ ग्रोथ बिफोर दे विल एक्चुअली फ्लावर, उसके पहले उसको अनुकूल मौसम आवश्यक होता है। द टर्म इज समटाइम्स यूज टू रेफर to the need of herbal plants for a period of cold dormancy in order to produce new shoots and leaves, but this usage is discouraged। आगे फिर देखेंगे कि मैनी स्पीसीज जो है ऑफ हिनबेन जो है वो रिक्वायर्स बर्नलाइजेशन बिफोर फ्लावरिंग, उसको आवश्यक होता है। ये एग्जाम्पल के रूप में है ऊपर वाला। फिर इसको पूरा पढ़ेंगे नहीं, ये चिलावर होता है, लेकिन इसका मीनिंग यही है। फिर आगे देखते हैं। कोल्ड पीरियड को ही बर्नलाइजेशन पीरियड कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ बर्नलाइजेशन, इसके बारे में जो स्टडी किया गया है उसका क्या हिस्ट्री है, इसको बड़ा करके हाफ हाफ पैराग्राफ देखते हैं। फिर चलते हैं आगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट। आगे चलते, यहाँ पे जो लैटिन में लिखा हुआ है, जिस टर्म को आप नहीं पहचान पा रहे हैं उसको आप नहीं लिखिएगा। जो ब्रैकेट में दिया हुआ है जोरोविजेशन, उसको लिख दीजिएगा। तो जो भी है यहाँ पे रसियन में जो है वो उसको नहीं लिखिएगा, दूसरे सब भाषा में जो पढ़ने लायक है उसी को लिखना है। आगे चलते हैं। एक ही एग्जांपल के रूप में इसको देख सकते हैं। फ़ोटो बस या रखे हैं, फ़ोटो बनाना नहीं है। उसके नीचे जो फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ है वो आप लिख सकते हैं। अरेबिडोप्सिस थैलियाना जो है रोस्टेड बिफोर फर्नलाइजेशन विद नो फ्लोरल स्पाइक, उसमें कोई फ्लोरल स्पाइक नहीं है। कैसे पहले रहता है, बाद में कैसे चेंज होता है, ये बताता है। बस इतना लिख सकते हैं। फिर अलग अलग पैराग्राफ हैं, डिटेल्स। फिर नेक्स्ट। इसको बड़ा पैराग्राफ है तो इसको तोड़ देते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होता है,
पे एक्सप्रेशन से चलते हैं। फिर आगे देख रहे हैं आप। फिर नेक्स्ट, यहाँ पे आप उसका उल्टा भी एक प्रोसेस देखेंगे, डीवर्नलाइजेशन। इट इज़ पॉसिबल टू डीवर्नलाइज ए प्लांट बाय एक्सपोजर टू समटाइम्स लो एंड हाई टेम्परेचर subsequent to vernalization. For example, commercial onion growers store seeds at low temperature but devernalize them before planting because they want the plant's energy to go into enlarging its bulb underground stem, not making flowers. तो ये डीवर्नलाइजेशन जो है ये उल्टा क्रिया है, जिसमें फ्लावरिंग नहीं होता है, बल्ब को बढ़ाया जाता है, साइज बढ़ाया जाता है, यानी प्याज के साइज को बढ़ाया जाता है, बढ़ा क्या जाता है। दूसरा इसमें था फोटो पीरियोडिज्म। ये क्या है, इसको देखना है। फोटो पीरियोडिज्म इज द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द लेंथ ऑफ नाइट और डार्क पीरियड। कितना बड़ा लंबा रात होता है या अंधेरा होता है उस पर निर्भर करता है फिजियोलॉजी। इट अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये एनिमल और प्लांट दोनों में होता है। फोटो पीरियोडिज्म, फोटो मतलब आप जानते होंगे लाइट होता है, तो लाइट से संबंधित पीरियड का जो समय का बात है वो कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में बताया गया। कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सेस ऑफ प्लांट्स टू द रिलेटिव लेंथ्स ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड। तो जो भी डेवलपमेंट होता है प्लांट का वो लाइट पर डिपेंड करता है, कितना लंबा बड़ा छोटा दिन करता है। दे आर क्लासिफाइड अंडर 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द फोटो पीरियड, जैसे कि शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। तो ये सब चीज़ है, इसको आप छोड़ दीजिए, जरूरी नहीं है ये। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए। आप यहाँ से लिखिए कि मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं एंजियोस्पर्म होते हैं, यूज ए फोटो रिसेप्टर प्रोटीन सच एज फाइटोक्रोम और क्रिप्टोक्रोम उसमें होता है। तो जो भी होता है आप इसको पढ़े होंगे। आप कर देते हैं। फाइटोक्रोम 2 फॉर्म में होता है, PR और PFR। देखेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर नेक्स्ट, cryptochrums are another type of photoreceptor that is important in photoperiodism. इन 1920 W गार्नर और H.A. अलार्ड ने पब्लिश किया था देयर डिस्कवरी ऑन फोटो पीरियोडिज्म पर एंड फेल्ट इट वाज लेंथ ऑफ डे लाइट दैट वाज क्रिटिकल। मॉडर्न बायोलॉजिस्ट बिलीव क्या करते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। अब आप देख रहे हैं 3 टर्म में दिन की लंबाई पर निर्भर करता है प्लांट, तो आप यहाँ पर उसके हिसाब से देखिए। लॉन्ग डे प्लांट्स भी होता है। फ्लावर व्हेन द नाइट लेंथ फॉल्स बिलो देयर क्रिटिकल फोटो पीरियड। तो जब लॉन्ग डे प्लांट जो होता है, जब रात छोटा करता है तो उस समय फिर वो फ्लावरिंग करता है। ये सब समय है, उसका एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है। सम कौन कौन प्लांट्स हैं, इसमें से 1-2 आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारा आपको एग्जांपल देना ही है। आप दे भी सकते हैं, कोई मर्जी दूसरे की नहीं है, आपकी मर्जी है। सारा एग्जांपल भी दे सकते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स,
ये क्या है? जब दिन छोटा करता है उस समय इसका एक्टिवेशन होता है। कहाँ पे क्या है उस सबको यहाँ पे बताया गया है और इसके भी एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे। फिर इसके आगे चलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट में। जैसे कि ककम्बर, रोजेज, टोमेटो, रोडेरिस जो है डो नॉट इनिशिएट फ्लावरिंग बेस्ड ऑन फोटो पीरियडिज्म। इसको इससे मतलब ही नहीं है। एनिमल्स में भी ये होता है। डे लेंथ एंड द knowledge of the season of the year is vital and to many animals. A number of biological and behavioral changes are dependent on this knowledge. Together with the temperature changes, photo period provokes changes in the color of fur and feathers, migration, entry into hibernation, sexual behavior and even the resizing of sexual organ. तो अलग अलग मॉडिफिकेशंस उसमें हो जाता है, जानवर में कुछ चेंजेज हो जाता है। छोटा करके देखते हैं, बड़ा पैराग्राफ है, हाफ। फिर चलते हैं आगे। मैमल्स में डे लेंथ जो है इज रजिस्टर्ड इन द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस में रजिस्टर्ड हुआ है। आगे देखेंगे इसमें सिमिलरिटीज क्या होता है और क्या क्या अंतर होता है। तो सिमिलरिटीज में है कि बोथ फोटो पीरियडिज्म एंड बर्नलाइजेशन जो है आर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट है। बोथ इन्फ्लुएंस द फ्लावरिंग इन प्लांट्स, दोनों फ्लावरिंग को इन्फ्लुएंस करता है। और बोथ प्रोसेसेस आर मेडिएटेड थ्रू प्लांट हार्मोन, और दोनों प्रोसेस प्लांट हार्मोन से मेडिएट होता है, चलता है। बोथ कैन अकर नेचुरली और आर्टिफिशियली, दोनों घटनाएं आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। अब बोथ हैव एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन, इसका कृषि में भी उपयोग है। इन दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या है, वन बाय वन करके देख लीजिए। फोटो पीरियडिज्म में कहा गया कि फोटो पीरियडिज्म इज द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स बाय एक्सपोजिंग देम टू अप्रोप्रिएट फोटो पीरियड्स। और बर्नलाइजेशन में कहा है कि बर्नलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स बाय एक्सपोजिंग देम टू कोल्ड टेम्परेचर। दोनों में अंतर है। दूसरा पॉइंट बड़ा कर देते हैं। फिर थर्ड, फिर फोर, फिर फाइव, फिर आगे फिर 7। ये अंतिम पॉइंट है। ये सारे डिफरेंसेस हैं। तो इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। आप सब वीडियो के अंतिम समय तक बने रहें। सबका धन्यवाद।